बहुत मुश्किल होता है जब हम अपनी किसी को स्टोरी सुनाएँ इतना। ये हम आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे साथ आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आपके बचपन से, फिर आपकी जो जवानी लाइफ़ थी, फिर आपके फैमिलीज़ हम उस पे बात करेंगे। तो कश्मीर में कैसी लाइफ़ थी आपकी? कैसे आपका बचपन रहा है? आप क्या करते थे वहाँ पे? आपके फ्रेंड सर्कल थोड़ा हम इससे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आकृति जी, थैंक यू आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं कश्मीर के एक फेमस टाउन सोपोर, जिसे एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर और छोटा लंदन भी कहते हैं, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा नाम है विकास रैना। मेरे फादर का नाम है लेट श्री अशोक कुमार रैना और मेरी मदर का नाम है लेट श्री श्रीमती संतोष रैना लिद्दू। मैं कश्मीर में एक मोहल्ला था जिसे कहते हैं खानका मोहल्ला। वहाँ पे अपने जो ट्रेडिशनल हाउस होते थे जिसमें तुम्हारे अंकल्स वंकल सब रहते थे, हम एक साथ रहते थे वहाँ पे। ये जो मेरा घर था वो वेतस्ता के बिल्कुल किनारे पे था। वेतस्ता के किनारे पे एक फेमस वहाँ का कश्मीर का जो सोपोर का आप किसी को भी पूछेंगे तो काली का मंदिर जो था उसके बिल्कुल ऊपर ये घर था हमारा। मेरे को अभी भी याद है, बचपन की याद है, वहाँ पे बड़े हवन होते थे, हम बहुत सेलिब्रेट करते थे, बच्चे आते थे, बच्चे मतलब वो वहाँ पे मिठाइयाँ होती थी, वहाँ पे खीर बनती थी, हलवा बनता था, दिन रात भजन होता था। एक बहुत ही एक पायस सा ना एटमॉस्फेयर होता था उस टाइम। तो ये काली मंदिर का ये भी एक कहानी बताते हैं वहाँ पे कि एक बार एक मुस्लिम फैमिली थी, उनका एक छोटा बच्चा पैदा जब हुआ तो वो मरा हुआ पैदा हुआ। ओके। तो अब वो काली के यहाँ पे ना वो जो मंदिर था वहाँ पे डेप्थ थी वाटर की बहुत। तो अब उनने डिसाइड किया कि हम अब हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है और हम तो बच्चा तो मर ही गया, तो हम तो इसके साथ ही हम डूब जाएंगे। वो जब वहाँ काली के मंदिर के पास पहुंचे तो वो जिस बच्चे को भी डुबाने वाले थे अंदर, तो वो बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, वो जिंदा हो गया। तो ये एक कहानी है। तो वो कपल हमेशा उस काली के मंदिर के वहाँ पे दर्शन करने आते थे और वहाँ पे वो बोलते थे, मुस्लिम। मुस्लिम था, तो वहाँ पे बोलते थे कि वहाँ पे माता की चलने की आवाज़ सुबह सुबह हमेशा आती थी। और बहुत लोगों ने ये सुना है, मैंने अपने दादा दादी इनसे, अपने अंकल्स उनसे, उनने बहुत लोगों ने ये बोला है। तो बड़ा ही एक शुद्ध सा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। तो हमारे लोकेलिटी में बेसिकली जिधर हम रहते थे वहाँ पे काफ़ी हिंदू घर थे। तो मेरे को तो मतलब इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग, अगर मैं काउंट करना भी चाहूँ तो मेरे को लगता है कि आजू बाजू में जो मेरे नज़र में ही थे तो 30-35 घर वहीं पे थे। तो मेरा जो घर था एक साइड पे था, बीच में रोड थी, दूसरे साइड में भी दूसरा मोहल्ला था, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 25-30 घर तो वहाँ पे भी थे। फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, मेरे जो दादाजी थे वो बहुत ही एक फेमस टीचर रहे हैं अपने टाइम के, जिनका उनका नाम था शिवजी रैना। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे जो नामी गिरामी लोग थे, उन सब के बच्चे उन्होंने सब ने मेरे दादाजी के पास पढ़े थे और बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर थे। मेरे अंकल थे वो बड़े अच्छे ऑफिसर थे, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उस टाइम के थे, उस टाइम पे थे। तो मेरे खुद के जो फादर थे, तो मेरे फादर साहब जो थे वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे अपने। मेरे को याद है मेरे दादाजी बहुत तारीफ करते थे उनकी। वो मैंने आज की डेट मतलब आज जितनी मैंने लाइफ गुजारी वो दो लोगों की मैंने सुना है कुल तारीफ करते हुए। और मेरे फादर जो थे वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ से ही, कश्मीर मतलब सोपोर के कॉलेज से ही। एंड ही टॉप्ड इन द ग्रेजुएशन, सेकंड पोजीशन उनकी आई। एंड ही वाज द फर्स्ट टू गो टू आगरा यूनिवर्सिटी। वहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी वो गए एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए, और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स वहाँ से करके आए। जैसे ही वो करके आए, इनफैक्ट वो जब पढ़ रहे थे वहाँ पे तभी उनका ऑर्डर निकल गया था एज ए लेक्चरर। तो वो 21 साल की उम्र में तो वो लेक्चरर बन गए, फिजिक्स लेक्चरर बन गए।
तो फिर उनका करियर ऐसे चलता रहा। मेरे माई मदर वॉज MA एमएड थी वो, MA साइकोलॉजी थी वो, और MA एमएड थी। शी वॉज ए वेरी गुड राइटर एंड वेरी गुड मैथमेटिक्स टीचर। इनफैक्ट उसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं था, बट बहुत ज़्यादा मतलब उनको ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी हमारी फैमिली और इवन उनके फ्रेंड्स जानते हैं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स हैं, वो कैलकुलेटर से भी तेज़ करती थी चीज़ें। और ग्रेट मेमोरी, बड़ी पायस लेडी, ऑलवेज हेल्पिंग। मैंने अपने मदर से ये एक चीज़ सीखा है, वो उनको कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने बहुत टफ लाइफ देखी मेरे फादर के जाने के बाद, वो है, बट वो शी यूज्ड टू हेल्प एवरीबॉडी। उनका नाम श्रीमती संतोष रैना लिद्धू था। तो वो अब नहीं है हमारे साथ, 1 साल पहले वो गुजर गई। शी वॉज ए कैंसर पेशेंट। शी फॉट हार्ड, बट क्या कर सकते थे, जो डेस्टिनी थी वो थी। तो फिर मेरे नानी साइड से जो मेरे नाना जी थे, नाना जी मतलब मैंने उन जैसा जो होता है ना, जिन्हें कहते हैं कि वो उनकी प्रेजेंस इतनी ग्लो करती थी हमेशा। वो फार्मेसी के बिजनेस में थे, RM थे उन दिनों। तो वो उनकी 2 दुकानें चलती थी सोपोर में, और हर एक में मतलब सोपोर के आजू बाजू जो क्रांगशून, कोपवारा, सीर, डेल्यून, बारामूला से लोग आते थे उनके पास इलाज करने के लिए। वो कंपाउंडर थे बेसिकली, बट फिर उन्होंने मेडिकल शॉप भी खोला। तो बड़े ही उनका रसूख था और उनकी शफा थी हाथ में, तो बड़े लोग आते थे। उनका नाम था त्रिलोकीनाथ। बट उनका घर बहुत ही पायस घर था, उसमें एक्चुअली गढ़देवता वास करते थे। जिस मकान में अभी हम ये इंटरव्यू ले रहे थे, ये मेरे मम्मी के मामा जी का मकान है। ओके, अंबरनाथ पंडिता जी, उनका मकान है। तो मेरे नाना जी और नानी 60 से जम्मू आते रहे हैं और यहाँ पे रहते थे वो 1-2 महीना। उनके घर में वहाँ पे ठोकुर कुट था एक, जिसमें हाँ कश्मीर में सबके यहाँ पे होता था। उसमें एक्चुअली बेल्स बजती थी जब मेरे नाना जी नहीं होते थे वहाँ पे। तो लोगों ने सुना है वो बेल्स बजती थी एक्चुअली। तो इतने पायस थे वो। फिर मेरी एक और मामा जी थे, बड़े मामा जी थे भूषण लाल भट्ट। उनका ये था कि वो मेरे नाना जी को हेल्प करते थे बिजनेस में, वो भी एक बिजनेसमैन थे। फिर मेरे छोटे मामा जी थे, ही वॉज ए जीनियस। 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, देन उस टाइम REC क्लियर करके मैकेनिकल ऑनर्स में वो बहुत ही जीनियस एक थे। एक दिमाग ही अलग था, जो जीनियस लोगों का जैसे दिमाग होता था तो वैसा था उनका। कंप्यूटर से भी फास्ट, उन दिन तो कंप्यूटर होते नहीं थे। नॉलेजेबल, प्रेजेंटेबल, बहुत ये। फिर मेरी 2 मासियाँ थी, एक श्रीनगर में शादी हुई थी और एक सोपोर में ही हुई थी। तो ये मेरे मातामाल साइड से था। तो मेरी एक सिस्टर भी है जो आज वितस्ता रैना उनका नाम है, तो जो आज डिविजनल टाउन प्लानर JDA में काम कर रही है। तो ये हमारा फैमिली था। वहाँ के घर कैसा था आपका? हमें अब ऑफ कैमरा भी बता रहे थे। अब वो हम जानना चाहते हैं हमारे वहाँ पे। व्यूअर्स। अब मैं आपको बोलूँ, ये जो ट्रेडिशनल घर था मेरा, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल था। और पूरे हम खिड़की पे बैठते थे, क्योंकि हमारा दरिया बिल्कुल, जो बेतस्ता नदी थी वो बिल्कुल बहती थी साथ में। तो हम शाम को, इनफैक्ट समर्स में बहुत मज़ा आता था शाम को बैठने के और देखने के लिए पानी का बहाव, वो सब कुछ। तो ये सब बड़ा ब्यूटीफुल था। तो अब क्या था कि थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट वहाँ पे हो गया था। तो मेरे फादर ने 86 में अपना घर एक आउटस्कर्ट्स में एक कॉलोनी नई बनने वाली थी, जहाँ पे मेरे फादर और मदर के काफ़ी फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पे हमने घर लिया। तो वो घर बहुत ही ब्यूटीफुल था, नया घर था। तो मेरे फादर कुछ चीज़ों में बड़े शौकीन थे कि आउटडोर अच्छा होना चाहिए, वो ये। तो मेरे को आई रिमेंबर मेरे फादर ऑलमोस्ट 140 किस्म के गुलाब थे हमारे यहाँ पे,
और इतने फूल अलग अलग किस्म के, इतने ज़्यादा, मतलब इट वाज ऑल ग्रीन। अब आज की डेट में पिक्चर्स नहीं है अपने पास। हमारे पास उस टाइम बैडमिंटन लॉन था जिसमें प्रॉपर नेट लगा था, लाइट लगी थी, हम शाम को खेलते थे। और पूरे जो जितना कम 2 कनाल पे हमारा मकान था, मकान मतलब ज़मीन थी, और पूरे इसमें देवदा वो है ना फ्रस होते हैं वहाँ पे वो सफ़ेदे के पेड़ जो थे ना वो पूरी तरफ से थे हमारे, ऑलमोस्ट मेरे को लगता था 150 पेड़ थे। तो मेरे फादर जोक जोक में बोलते रहते थे कि जब मेरी बहन की शादी होगी तो हमको खर्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये पेड़ बड़े हो गए होंगे तो हम इन सबको काट के फिर उसमें सब हो जाएगा हमारा। तो सामने बिल्कुल पैडी के मतलब 100 कनाल तक ज़मीन थी, और उस एरिया को वो न्यू कॉलोनी बनी थी। एक तो न्यू कॉलोनी थी, उसके बाद भी एक और कॉलोनी बनी थी, उसे बोलते थे नूरबाग कॉलोनी। जहाँ पे हम रहते थे नूरबाग कॉलोनी, हाउस नंबर 13 था हमारा। तो ये वो नया घर जो था वो एक जो होता है ना ड्रीम हाउस था हमारा। तो जो हम बचपन में देखते थे, ये मैं पूना में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को कोई बोलता था, मेरे पास बंगलो थे, हम बंगलों में रहते थे। जब मैं देखने जाता था तो हमारे तो आउट कॉट जो होता है ना आउट हाउस वैसे होते थे कश्मीर में। तो ऐसा था। मेरे नाना जी के तरफ से उनका जो घर था वहाँ पे ना वो उसे बटपोरा कहते थे। जहाँ मेरे नाना उसे बटपोरा कहते थे, उसके साथ संग्रामपुरा था। वहाँ पे एक फेमस शंकर का बहुत बड़ा टेम्पल भी था, जो आज की डेट में ये दोनों काली के और ये दोनों रूइंड है, कुछ भी नहीं है, खंडर हो गए हैं सब, पूरे अच्छा, खंडरात मतलब है। बिल्कुल कुछ वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। कुछ नहीं है वहाँ पे। सब मतलब एकदम पूरा बर्बाद हो गया है, इट हैज़ ऑल डिस्ट्रॉयड। और एक होता है ना एक खंडर बन गया है, जैसे वहाँ के मकान बन गए हैं, जो हमारे मोहल्ले में भी जैसे मकान है, खिड़कियाँ तोड़ी गई है, वो किया गया है। तो संग्रामपुरा में भी काफ़ी हिंदू जो थे ना घर बहुत सारे थे। और इवन बटपोरा में नाम ही बटपोरा था, तो उसमें और 100 से ऊपर तो घर होंगे वहाँ पे हिंदूज के, कश्मीरी। कश्मीरी हिंदू। ओके, ओके। तो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ये आपने अपने हमें अपना बचपन बताया, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली बताई। तो आप तब कितने साल के थे वैसे? ये अगर मैं ये जो आपको 86 की मैं बात कर रहा हूँ, 86 में मैं था ऑलमोस्ट 7 साल का, 6 साल का, 7 साल का। तो फिर आगे आगे ये दौर बढ़ता गया और हम वहाँ पे शिफ्ट जहाँ पे हुए, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब कुछ ये अच्छा चल रहा सब था। कुछ अच्छा था, मतलब तो आपके दे जैसे यूज्ड टू फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स, मतलब कॉलोनी थी, आपके जो नेबर्स चाहे सब सब मुस्लिम्स थे, सब हाँ, मतलब मुस्लिम उनका नहीं, हमारे बिहेवियर यहाँ कब पे तक क्या था कैसा था कि आपके साथ? मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जब मैंने न्यू कॉलोनी जो नूरबा कॉलोनी में शिफ्ट किया, तो वो वेर द ओनली हिंदू हाउस। हम एक ही मतलब हिंदू हाउस है, बाकी सब मुस्लिम हाउस है। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, कुछ ऐसा नहीं था। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 89 मिड तक ऐसा था। अच्छा, सब अच्छा था। सब अच्छा था, मतलब मतलब चाहे वो मतलब सेलिब्रेट नहीं। करते थे, खेलने हम जाते थे, हम संडे को मैचेस खेलने जाते थे। एंड आई वाज मतलब मैं एक प्राइम पार्ट था उस टीम का, वो ये। बट 89 मिड, मेरे को लगता है मई जून के बाद ऐसा हो गया कि नजरिया ही चेंज हो गया वहां पे। मतलब क्या नजरिया जैसे? ऐसा हो गया कि मैं जब खेलने जाता था तो मेरे को खेलने नहीं देते थे, बोलते थे नहीं, अच्छा। तो तू अभी मत खेल, तेरे को बाद में खिलाएंगे वो। जबकि मैं सबसे पहले मेरे को ही खिलाते थे। अच्छा। फिर आपस में बात करते थे तो मेरे को इग्नोर करते थे। कुछ डिस्कशन करना होता था उसमें मेरे को इन्वॉल्व नहीं करते थे, और मेरी ही एज के बच्चे थे, इतने बड़े नहीं हो। अगर मैं उस टाइम 9-10 साल का था तो आधे 7-8 साल के थे, आधे 12-13 साल के थे, तो ऐसे ही बच्चे थे। हम्म। तो बड़ा सा इनडिफरेंट हो गया वहाँ पे, मतलब ऐसा माहौल था। और हमेशा वो रिलीजन की बातें करते रहते थे कि हमारे इसमें ये हो गया, हमारे कुरान में ये बोलते हैं, हमारे इसमें ये। तो ये सब चलता रहता था, और ये दौर ऐसा शुरू हो गया, तो जहर भरना शुरू हो गया लोगों के इसमें। मेरे को याद है कि मेरा एक फ्रेंड था, हिज फादर वाज अ वेरी फेमस डॉक्टर इन सोपोर। वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड था मेरा। ही वाज अ मुस्लिम। ही वाज अ मुस्लिम, एंड
वी यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू कम टू माय प्लेस, आई यूज्ड टू गो टू, मतलब एक वॉकिंग डिस्टेंस था अपना। तो एक दिन मेरे को याद है, एक दिन फ्राइडे था, तो उस दिन हमारा कुछ छुट्टी था स्कूल में। हाँ, मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो सेंट जोसेफ बारामूला से हुआ है। ओके। तो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम सोपोर टू बारामूला। बारामूला। तो क्या हो गया कि उसने मेरे को बुलाया, तो उसने मेरे को बुलाया था, बोला था 4 बजे के बाद हम खेलेंगे आज। तो मैं जब उसके घर गया तो उसने बोला कि नहीं, मैं अब तेरे साथ नहीं खेल सकता। अच्छा। तो मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम, तेरे को जाना है कहीं पे? बोला कि नहीं, जाना वाना तो नहीं है मेरे को, बट हमको आज वो मस्जिद में ऐसे बताया गया कि काफिर जो होते हैं उनके साथ। तो फिर उसने मेरे को बोला कि मैंने अपने एक कजिन से पूछा, एक काफिर कौन है? मेरे को तो काफिर का, उसको नहीं पता था मीनिंग काफिर का कौन था। हम्म। तो उसने उसको बोला कि बट्टा है, अच्छा, जो बट कश्मीरी है, बट्टा कश्मीरी इज अ बट्टा, काफिर। हाँ। तो उसके बच्चों के अब तुमको नहीं खेलना है वो अच्छा। चीज। तो वो बेचारा अपने इनोसेंस में उसने बोला, बट उसको ये भी था कि उसको बोला गया था कि थ्रेट नहीं, भी दिया गया होगा, अंदर क्या हुआ होगा ये भी, कि अगर तुम खेलोगे तो फिर। तो उसके बाद उसने मेरे साथ नहीं खेला जितनी मतलब देर में, बातचीत टोटली सब बंद। मतलब लोग ऐसे मुंह मुंह फेरते थे, फिर ऐसे हो गया। तो आपको किसी नाम से बुलाया जाता था वहां पे, किसी पे हाँ, आप? दाल गड़वा, बाटा, दालिया, ये सब तो नाम ही थे। ओके। तो ये हिसाब से तो आप थोड़ा कुछ टफ, मतलब उस टाइम थ्रेट्स? थोड़ा टफ, मतलब अब एक छोटा बच्चा जो होता है ना 9-10 साल का, वो ना बहुत सी चीजों को लेता नहीं है दिमाग में, हम्म। क्योंकि खेल कूद, स्कूल, ये वो, इधर उधर शाम को ये करके हम। बट ये फिर जब बार बार ये चीजें होने लगी, तो फिर मैंने फादर को भी ये अपने पूछा कि ये क्या है। मैंने मदर को भी पूछा, उन्होंने बोला ये अभी दौर ही ऐसा है। शायद उनके साथ भी, अभी उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, उनके साथ भी ऐसा होता होगा उनके स्कूल्स में या कहीं पे। हमारे स्कूल में ऐसा होता था। तो आप स्कूल कभी में कुछ ऐसा सुनते थे, मतलब जैसे? पाकिस्तान का मैच हुआ तो अगर इंडिया ने जीता तो उस पे भी गालियां, हारा तो उस पे तो है ही गालियां, पत्थर पड़ते थे, ये स्कूलों में ताने मारते थे कि ये देखो यार तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, ये देखो तुम। मतलब ह्यूमिलेट करते? ह्यूमिलेट मतलब एक ह्यूमिलेटिंग जिंदगी था, ये तो मानना पड़ेगा। और ये 89 की बात नहीं है, ये ह्यूमिलेशन पाकिस्तान इंडिया का था ना, ये बहुत पहले से चलता था, ये तो हमेशा था। मतलब दे वेर इंक्लाइन टू पाकिस्तान, दैट वी हैव टू एग्री। यहाँ पे कोई दो राह नहीं है उसमें। We were the only one who were having that flag, Indian flag in the hand. We were the flag bearers of India in Kashmir. तभी ये हाल आज हुआ है, क्योंकि वहां पे कश्मीरी पंडित है नहीं। तो आप कुछ थ्रेट्स वगैरह सुनते थे, या पब्लिकली, या रेडियो पे, या लाउड स्पीकर पे, कुछ ऐसा, नहीं, या लेटर ऐसा के थ्रू ऐसा कुछ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आया था कि लेटर्स कहीं कहीं पे लगाई गई हैं। इसका ये भी एक मेरे को अपनी फैमिली का ही है कि मेरे नाना जी, जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक चलाते थे मेडिकल शॉप्स। तो अ, वो काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग मतलब उनके पास आते थे, ये चीज़ करते थे। और वो लेट 90s तक नहीं निकले वहाँ पे, वहाँ घर से, क्योंकि उनको आने नहीं दिया। वहाँ पे लोग बोलते थे नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको मगर रुकना है यहाँ पे। बट उनको भी एंड में प्रॉपर एक लेटर आया था, अच्छा। जिस पे लिखा था आप निकल जाओ वरना मारे जाओगे। तो थ्रेट ही था, वो हिजबुल मुजाहिदीन से आया था उनको। फिर ओके। उनको, उसको भी थोड़ा उन्होंने इग्नोर किया कुछ देर के लिए, बट फिर उनको उनके घर पे बॉम्ब लगाया गया। अच्छा, आपके नाना जी के घर नाना जी पे? के घर पे बॉम्ब लगाया गया। लो इंटेंसिटी बॉम्ब था, उनको थ्रेटन करने के लिए, मतलब डराने के लिए? डराने के लिए। मेरे को याद है वो बॉम्ब जहाँ पे लगा था वो किचन के साइड में था। मेरी मामी अभी भी वो बोलती है कि वहाँ पे एक प्रेशर कुकर था, वो पूरा प्रेशर कुकर पूरा चपटा हो गया था, वो इतना। और उनका पूरा ऐसे, उनका काफ़ी अच्छा बंगलो, मॉडर्न टाइप का बंगलो था, उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक क्रैक पड़ गया था। फिर वो निकलते समय उन्होंने फिर वो उसको टीन वीन लगा के वो बंद कर दिया, वो क्रैक वैक।
तो कभी आप कुछ ऐसे ग्रुप्स देखते थे या जुलूस देखते थे या कुछ ऐसा इंसिडेंट? एक इंसिडेंट ऐसा है कि मैं अपने दादाजी और दादी के साथ सोता था रात को। तो एक दिन मैंने अपने दादाजी और दादी को देखा, तो वो विंडो से कुछ ऐसे देख रहे थे। तो मैं भी छोटे में उठा, तो मैंने देखा ऐसे गन्स लेके 6-7 लोग हैं ऐसे, और ऊपर ये मतलब नकाब मुंह जैसा ढका था। हुआ, नकाब लगाया हुआ। तो उन्होंने हमारे सामने, एक डॉक्टर थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ जो थी उसके जो ब्रदर थे वो हिजबुल मुजा ये JKLF एरिया कमांडर थे सोपोर के। तो अच्छा, वो उनसे सुबह सुबह उधर मिलने आए थे क्या उस दिन। नाम क्या था उनका? उनका असली नाम तो मेरे को नाम याद नहीं है, बट उनको ऐसे बोलते थे हम, फिलूजान भैया बोलते थे। फिलूजान। हाँ, अच्छा, फिलूजान भैया। अच्छा, तो वो काफ़ी ड्रेडेड टेररिस्ट माने जाते थे उस टाइम के। ओके। तो वो आए थे उनसे मिलने। उस दिन मैंने पहली बार टेररिस्ट एक्चुअल जो होता है वो देखा है। तो मेरे को याद है, मेरे दादाजी ने मेरी दादी को बोला कश्मीरी में ही कि अब ये जगह शायद सेफ नहीं है। हमारे रहने के लिए है नहीं, ये जगह, ऐसे उन्होंने बोला था। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आप मतलब कोई ऐसा जुलूस देखा था हाँ, आपने? तो मेरा एक और इंसिडेंस है कि मेरे फादर जो थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो वो पेपर्स होते थे, बोर्ड के पेपर्स होते थे, और वो चेक भी करते थे, और हेड एग्जामिनर भी थे जो बाकी भी होते थे उनके पास पेपर रखते थे। तो वो सब चेक वेक करके एक दिन उन्होंने बोला कि मेरे को श्रीनगर जाना था। मेरे श्रीनगर में मेरी बुआ रहती थी, बिल्कुल गणपतिया टेम्पल के साथ ही रहती थी वो। तो वो उन्होंने बोला कि अगर तू, क्योंकि मेरा छुट्टियां था उन दिनों, तो उन्होंने बोला कि अगर तू आएगा तो चल, फिर मेरे को वापस भी आना है तो हम वापस आ जाएंगे। तो हम चले गए। तो बस में हम गए, तो मेरे को याद है एक जगह पे हमको उतारा गया नीचे, अच्छा, और वहाँ पे वो उनके जो कलमा वलमा है या अल्लाह अकबर, वो हमको नारे दिलवाए गए। वहाँ पे सिर्फ अच्छा, आप लोगों से? हिंदू ही नहीं थे, वहाँ पे सिख भी थे कुछ, मेरे को अभी भी याद है, और मुसलमान तो थे ही ऑब्वियसली। तो थोड़ा टेंस माहौल था उधर। तो मेरे फादर वहाँ पे बोर्ड में वो पेपर वेपर सबमिट करने गए। तो फिर हम बुआ जी के घर गए। तो मेरी बुआ जी का जो घर था वो रोड फेसिंग था। ओके। तो उनकी किचन से जो खिड़की थी वो डायरेक्ट रोड पे निकलती थी, दिखाई देता था। उस दिन मैंने देखा है वहाँ पे एक जुलूस निकला जिसमें वाइट कलर के कफन लगा के, हम क्या चाहते आज़ादी, निज़ाम मुस्तफ़ा, ये वाले नारे नारे लगा के, स्लोगन्स। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स ये सब लगाते हुए, प्रॉपर बंदूक और ये लेके, मतलब इतनी लॉलेसनेस थी उस दिन की, मतलब प्रॉपर सड़कों पे टेररिस्ट घूम रहे थे। ऐसा था सिस्टम उन दिनों। तो हमको तो लगा था, मेरे फादर ने तो बस में जाते हुए बोला कि ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये तो इंडिया से निकल ही जाएगा अब। क्योंकि ऐसा आप देखिए ना, टेररिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं खुलेआम। तो इतना भी लॉ, पुलिस भी डर रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि एवरीथिंग वाज ग्लूड इन, मतलब एक कोहेरेंट फोर्स था पूरा उनका। तो तो ये मैंने उस टाइम देखा था, और मैं भी डर गया था उस टाइम। अब 10 बच्चा ही साल था का मैं, 10 साल बच्चा तो और बच्चा ही था मैं। वो देख के वो कफन वफन लगा, बंदूक, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ वो आपसे कलमा अरबिक में। पढ़वाया गया, आपने बोला हाँ रास्ते में हाँ, रोका गया आपको? रास्ते में रोका गया, वो सब मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वो था। बट उसके कुछ ही दिनों के बाद मैं फिर मेरे मामा जी, जो छोटे वाले मामा जी थे, उनके साथ, और कुछ और हमारे फैमिली के बच्चे, उनके साथ हम निकल के उधमपुर आ गए। अच्छा, जब आपको लगा कि जान और इज्जत पर बन आई है तो? तो मेरे बहनों को, जितने भी सिस्टर्स हुए, उनको तो पहले ही भेज दिया था। अच्छा, मतलब उन ये किस वजह से, क्या डर था आपको? डर था। अब किस चीज हमको का डर डर था? ये था कि देखिए क्या होता था, उनका मोडस ऑपरेंडी जो था ना वो एक ही था। मैं आपको बताऊं, ये हर जगह मैंने सुना है, मैंने बात लोगों से की है जिसमें मैंने सुना है, उनका मोडस ऑपरेंडी यही होता था कि आपका नेबर आपके पास आएगा, वो बोलेगा आपको कि मैं तो आपको बचा लूंगा, देखो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बट अगर हजूम आ गया तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो ये हर जगह, ये हर एक को बोलते थे वो श्रीनगर में हो, वो सोपोर में, बारामूला, कुपवारा, हर जगह यही था। एक ये इसलिए था क्योंकि ये सब पढ़ाया जाता था कि भैया मैं तो अच्छा हूं, मैं आपको बचा लूंगा। तब कोई अच्छा नहीं था ऑनेस्टली। अच्छा,
तब कोई अच्छा नहीं था, सब चाहते थे कि हम कश्मीरी पंडित वहां से निकल जाए। निकल जाए। और आज ये ब्रेजननेस, ये जो बोलते हैं कि गवर्नर साहब ने बोला, गवर्नर साहब तो ज्वाइन 21-22 को हो गए, अपना एग्जोडस जो हुआ है 19 को हुआ है। शायद तो सच्चाई छुपाने के लिए वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। सच्चाई छुपाने के लिए तो वो कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है ना, बट हमको तो रियलिटी पता है। तो हमको भी ऐसे ही, फिर मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे ही बोला गया, तो फिर 25-30 एक महीने के बाद मेरे पेरेंट्स भी सब आ गए। अच्छा। एक ही ट्रक में मेरी मासी का अच्छा, सामान, बहनों हमारा बहनों को सामान, आपने पहले ही भेज दिया था। हाँ, मासी वासी का सामान वो सब लेके हम तो फिर आप कहाँ, कैसे आपने उधमपुर, अरेंज हम किया? हम कैसे आप हम पहुंचे? हम एक श्रीनगर से टैक्सी लेकर हम निकल गए, अच्छा। क्योंकि मेरे मामा जी जो थे वो श्रीनगर में ही पोस्टेड थे, तो हम ओके, उधर तो से ही टैक्सी आपके निकल। पिताजी तो वहाँ वो कश्मीर में थे कश्मीर में पहले, थे, फिर हाँ वो पोस्टिंग वहाँ पे ही थी तब तक हाँ, उनकी? तब तो कश्मीर में मेरे अच्छा। उसे कहते थे रहामा में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, अच्छा, और मेरी मदर की तो वो पोस्टिंग तो थी फिर हायर सेकेंडरी सोपोर में, वो तो फिर गर्ल्स हाई वहाँ ही स्कूल। रुके होंगे वो कि? वहाँ पे ही रुके, सिर्फ अच्छा। हम निकले, हम उधमपुर में आए। अच्छा, तो वहाँ पे फिर कैसे, कहाँ रहे आप, मतलब? उधमपुर में मैं आपको बताऊं, तब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे। उधमपुर में हमारी एक मासी थी, कजिन मेरी, मानो अब मासी, एक मेरी मम्मी की कजिन सिस्टर। ओके। तो उनके हस्बैंड थे वहाँ पे पीएनटी में, ओके। उधमपुर में। तो काफ़ी सालों से उन्होंने, बेचारों ने, वो सबके लिए एक एक रूम, एक एक किचन वहाँ पे बुक करके रखा था सबके लिए, मतलब अच्छा। 8-10 फैमिलीज के लिए, मेरी मासी, मामा जी। तो मैं आपको मतलब, फिर मेरे फादर वो आ गए वापस, मतलब कश्मीर से आ गए, तो हम उधमपुर में ही रुके। तो अब ये 2 दिन तो हम वो मासी के घर में ही रहे, वो फादर वादर मदर और ये सब, फादर साहब और मदर सब रहे। तो फिर मेरी मासी ने बोला चलो हम अब आपका रूम दिखाएंगे, कहाँ पे रहना है आपको एक्चुअली। तो जब हम वहाँ पे गए, मेरे को याद है, वो एक एक तो जैसे चौल होता था ना, वो था वहाँ पे, पहले से ही 8-9 किराएदार थे, और हमको एक रूम था जो मेरे को लगता है 10x12 भी नहीं होगा, और एक किचन जो था वो 8x8x10, उससे बड़ा नहीं होगा। मतलब कहाँ वो मतलब घर? और फिर नहीं, फिर हमने, मेरे फादर, अब हमारे पेरेंट्स भी क्या बोलते, मेरे फादर साहब ने बोला नहीं, ये 1-2 महीने के लिए हमको यहाँ पे करना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर तो हम भी एज ए चाइल्ड ना, हम भी ऐसे कर रहे थे कि जैसे पिकनिक मनाने आए हैं, क्योंकि हमको एक्चुअल रियलिटी नहीं पता था कि हमको, मतलब जब हमने वहां पे फिर शिफ्ट किया, मतलब सामान वामान थोड़ा शिफ्ट किया होता था, सामान थोड़ा लाया, वो ये। तो एक दिन मैं और मेरी बहन बैठे थे, हम सोच रहे हैं हम कहाँ से, मतलब राजा से रंक जो होता है ना, रंक से भी हम नीचे गिर गए। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, हम चारों, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मैं और मेरी दीदी एक कमरे में सोते थे। मेरे फादर और मदर किचन में सोते थे। उस किचन के सामने एक ऐसे ड्रेनेज टाइप था, मतलब वहां का ही, उसमें कितनी बार उनको रात को वो बिच निकलते थे वहां पे, मतलब छोटे स्कॉर्पियो, ये सांप निकलते थे, ये निकलते थे। तो मतलब ये लाइफ ही नहीं देखी थी हमने। तो ये बहुत, मतलब आप देखिए ना, ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये पूरे हर एक के साथ हुआ है। कम्युनिटी के, पूरी कहाँ कम्युनिटी से कहाँ गिर गए हम लोग। मतलब 10-10 मकान, कमरों का मकान होता था, एक कमरे में सब लोग रह रहे हैं। मेरी वाइफ जो है वो 5-6 साल तो ये पुरखू कैंप में रही है। वो मेरे को बोलती थी कि हम रात को बरसात में ना, उसका और उसके ब्रदर और सिस्टर पकड़ के रहते थे ताकि वो उड़ न जाए पूरी रात। तो इतना टफ लाइफ हमने देखा। तो फिर ऐसा दौर फिर कैसे चलता, गुजारा किया आपने उधमपुर में आके उस एक कमरे में, मतलब? उसमें क्या था कि हाँ, कमरा वमरा तो था, और उधमपुर में एक था कि मौसम थोड़ा जम्मू से थोड़ा ठीक ही था। तो हमको पानी, वहां पे नल नहीं था, पानी लाने के लिए हमको ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है कि 200 मीटर या 300 मीटर जाना पड़ता था। तो हम वो 5-5 किलो के केन होते थे, वो उनमें से पानी लाते थे। नहाने के लिए बाथरूम नहीं होता था। तो वहां पे उधमपुर में क्या है ना, बावलियां होती है, तो हमारा नहाना वहीं पे होता था। वो खुला वहाँ, ओपन होता है और हाँ उसमें हाँ
छोटा जैसे स्विमिंग पूल टाइप बना हाँ, होता और है वो? वो उसमें फिर वो उसी में नहाते थे हम लोग, मतलब लड़कों का तो वैसे ही होता था। तो मदर वदर तो फिर उन्होंने किचन के साइड में एक अनकंस्ट्रक्टेड वो था, उसमें थोड़ा सा बंद करके वो उधर फिर मदर सिस्टर और जितनी भी लेडीज बाकी थी वो नहाती थी, दादी वादी जो भी उधर, और कश्मीरी किराएदार भी थे 2-3, वो भी बेचारे उधर ही लेडीज करती थी। तो बड़ा ही एक टफ ना मिजरेबल लाइफ, जो बोलते हैं ना कि वो मरने के बाद आपको हेवन और हेल मिलेगा। हमने हेल यहीं पे देखना, मेरे को नहीं पता, हम सब हेवन में ही जाएंगे अब, क्योंकि हेल देख लिया हमने यहाँ पे। उससे बदतर जिंदगी आप देख नहीं पाओगे। फिर क्या हुआ कि अब स्कूलों में एडमिशन लेना है, अब देखो आप, अब हम तो ऐसे ही सूटकेस लेके निकल कोई गए थे, डॉक्यूमेंट कोई कोई कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं? हमको प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिला, ना तो गवर्नमेंट स्कूल में हमको दिया गया कुछ। अच्छा, वहाँ किसी ने हेल्प नहीं की आपको? कुछ नहीं हुआ उस टाइम। वहां पे फिर हमको पता चला, किसी को पता चला वहां पे एयरफोर्स वालों का स्कूल था। ओके। उन्होंने हमको वहां पे प्रिंसिपल थी उषा कोल जी, ओके। वो प्रिंसिपल थी उस टाइम। वो भी तो कश्मीरी थे? कश्मीरी थी। तो उन्होंने अकोमोडेट किया बच्चों को वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 70-80 बच्चों को वहाँ पे अकोमोडेट किया उन्होंने, और फ्री ट्रैवल था हमारा, बस वस का पूरा। अच्छा। फीस में भी काफ़ी कंसेशन की उन्होंने। तो बस का पूरा आर्मी की बस आती थी, उसमें हमारा फ्री ट्रैवल था। 2 साल हमने वहाँ पे पढ़ा। ओके। तो इतनी देर में मेरे फादर साहब जो थे वो लेक्चरर थे, तो वहाँ पे जब स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया तो उनको एक मेक शिफ्ट टेंटू में पढ़ाना पड़ा बच्चों को। अच्छा। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, उसमें माइग्रेंट स्कूल लगता था, और वो भी दिन के टाइम लगता था, 1 बजे के बाद, बाप रे। कड़ी धूप में टेंटू में पढ़ा। मेरी दीदी ने भी वहीं पे पढ़ा है, टेंटू में वो पढ़ा रहे थे। तो फिर वो उनका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन उनका हो गया एज ए प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर थे, तो फिर तब एज ए तक वो प्रिंसिपल उधमपुर में ही थे? उधमपुर में ही थे। तो अच्छा। फिर करगिल में हुआ उनका, बॉयज हायर सेकेंडरी करगिल में अच्छा। अच्छा, उनका वहाँ प्रमोशन ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया। ओके। तो वो वहाँ पे चले गए फिर। तो यहाँ से हम अपना स्टडीज़ कर रहे थे, वो ये तो इतनी देर में मेरे दादाजी बीमार हो गए, तो हमको जम्मू आना पड़ा। ओके। तो जम्मू में भी वही किराए के मकान में रह रहे थे। तो मेरे फादर साहब जो थे वो जब मतलब 3 साल हो गए, तो उनको वापस ट्रांसफ़र हो गया। उनका गांधीनगर साइड फिर में तो उनकी हो गया था। मर्जी से हुआ हाँ होगा? हाँ। तो ऐसा पेपर रूम में था कि उनकी अच्छा। मर्जी से हुआ, बट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि क्यों? यहाँ पे नॉर्म था एक कि पोस्टिंग ऑफ योर चॉइस, एक क्लॉज होता है जब आप रिमोट एरिया में ना काम करते हो। अब रिमोट एरिया इज कारगिल। अब उन्हें 3 साल वहां पे निकाला, तो वापसी में उनका ट्रांसफर ऑर्डर भी आ गया था। अच्छा, किस ईयर में, मतलब वहाँ वहाँ से वो आए थे वापस? वो यहाँ से गए थे 92 में, ओके। और 94 में वो वहां से वापस आ गए। ओके। ठीक है। तो जब वो वापस आए तो उनको बोला गया कि नहीं, आपको नहीं पोस्टिंग ऑफ योर चॉइस दे सकते हैं। इनफैक्ट उनका रीजन बोला, यू आर ए यंग ऑफिसर, हमको एक रिमोट जगह पे किसी यंग ऑफिसर को भेजना है, इसलिए आपको भेजेंगे। तो ऑर्डर तो उनके पास आया होगा वो फिर ऑर्डर उसका? पूरा मेरी मदर बोलती थी कि उन्होंने कंपनी किया था मेरे फादर को वहाँ पे, तो उन्होंने वो पूरा ऑर्डर, वो जो डायरेक्टर एजुकेशन था, उनने वो फाड़ दिया उनके अच्छा, सामने। आपके पिताजी का ऑर्डर उन्होंने उनके फाड़ सामने दिया। फाड़ हाँ, दिया? उनको नया एक बोला कि आप जाओ एक नया ऑर्डर ले लो। तो गूल, तो माय फादर वाज वेरी यंग, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कर देंगे वहाँ पे। अब गूल ऐसी जगह थी जो फुल मिलिटेंट इन्फेक्टेड एरिया था, हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ था वहाँ पे। एरिया कमांडर जो था बिल्लू गुज्जर था। अच्छा। ही वॉज द एरिया कमांडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पूरा गढ़ था वहाँ पे, एजुकेशन का पूरा बुरा हाल था। मेरे फादर जब गए थे उस स्कूल में, तो 150 या 170 बच्चे बोलते थे वो। तो उन्होंने घर घर जाके उनकी टीम ने एनरोल करवाया। तो जब तक वो निकले वहाँ से, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, वहाँ 800 बच्चे हो गए थे उस टाइम। अच्छा, इतना तो उन्होंने वो करा था। तो 2-3 साल एजुकेशन जो कैसे है, रहे थे वहाँ पे, मतलब ठीक थे? हाँ ठीक, मतलब इन द सेंस कि थ्रेट तो थी, थ्रेट तो आती रहती थी, सिक्योरिटी भी थोड़ा देते थे ये चीज़, मगर ये था कि वो उनको काम करने का जज्बा था। ही वांटेड टू वर्क फॉर किड्स, ही वांटेड टू वर्क फॉर नेशन। उनको एक काम दिया
उनका ही नहीं, उनकी पूरी टीम जो यंग टीम थी। तो 2.5 साल मेरे को याद है, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। ये मेरे को लगता है 95 की बात है, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। तो उन दिनों तो फ़ोन वोन नहीं होते थे। तो मेरे फादर उन दिन कुछ टाइम के ना, वो गूल में वो सड़कें बंद हो जाती थी, देन दे हैव टू वॉक। अच्छा 25 किलोमीटर उन्होंने वहाँ पे वॉक किया। स्कूल पहुंचे, वहाँ उनको टेलीग्राम मिला कि ऐसे फादर की डेथ। वो वहाँ से वापस आए 25 किलोमीटर और वॉक करके, और शाम को पहुंचे। अब शाम को पहुंचे, अब सब उधमपुर कुछ नहीं, तब हम जम्मू जम्मू में रहते ओके थे। ओके ओके हम इनफैक्ट इसी रोड पे आगे एक मकान है, वहाँ पे रहते थे हम लोग। अच्छा तो उनको फिर 3-4 दिन के बाद ऐसे वो एक दिन पैर फैला के बैठे थे, तो उनको पैरों में छाले पड़ गए थे। पूरे होते ना पानी वाले छाले वो पड़ गए थे, क्योंकि वॉकिंग 50 और पाँच किलोमीटर 5 दिन, वो 4-5 दिन तो वो दादाजी के इसमें लगे थे। तो ऐसा उनका ये था। तो फिर एक ये बात है 1997 की बात है। तो गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी जून में, 1 जून को छुट्टी पड़ी थी, और 15 दिन वो हमारे साथ है। वो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, मेरी दीदी उन दिनों जॉब कर रही थी दिल्ली में। तो ओके हमने अच्छा खासा टाइम फादर स्पेंड के साथ किया स्पेंड किया। तो अब 15th सुबह वो निकले वो 15 जॉब के लिए। जुलाई हाँ, उससे पहले 15 एक दिन 15 जून जून नॉट जून, जुलाई, जून सॉरी, 15 जून 1997। 7 तो उससे पहले एक दिन पहले उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे वहाँ पे, लेक्चरर्स थे, रविंदर काबू जी और सुशील पंडित जी। वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चरर थे दोनों। वो आए और उनने मेरे फादर के साथ प्लान चॉकआउट किया कि कल सुबह कितने बजे निकलेंगे। वो ये ओके रविंद्र काबू जी इधर रहते थे बोडी में, और नहीं, सुशील जी यहाँ पे रहते थे बोडी में, और रविंद्र काबू कहीं सिटी में रहते थे यहाँ पे। तो बट नेटिव प्लेस एक का श्रीनगर था, और इनका बारामूला साइड एक डिस्ट्रिक्ट, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ओके तो इन्होंने फिर किया, और सुबह 5 बजे निकलते थे। मैं हमेशा जब मेरे फादर निकलते थे, मैं अपनी मदर को बोलता था मेरे को थोड़ा जगह देना, आई से बाय टू हिम। और फिर उस दिन नहीं जगाया उन्होंने, और वो दिन मेरे को नहीं पता था कि वो दिन दैट विल बी द लास्ट डे दैट आई वुड नेवर बी एबल टू से बाय टू माई फादर। तो मैं कभी जिंदगी में उनको उसके बाद बाय नहीं बोल पाया। तो ये 15th का डे जो था ये चला। उन दिन ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं होती थी, इतनी न्यूज़ चैनल्स नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे। तो ये 15th को जो हुआ था, मतलब इन द सेंस मेरे फादर जा रहे थे, और 20 किलोमीटर गूल से पहले ही उनकी बस को रोका गया। अच्छा टेररिस्ट आर्मी की यूनिफॉर्म में थे। अच्छा तो बस में आए और सबको बोला नीचे उतर जाओ। सब अच्छा लोगों को उतारा नीचे, और बोला एक लाइन बनाओ, हिंदूज और मुस्लिम्स। अच्छा एक लाइन हिंदूज की और दूसरी मुस्लिम्स मुस्लिम की एक साइड हो जाओ, हिंदू इस साइड हो जाओ। तो हो गए सब लोग। तो हिंदूज में भी उनने बोला कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब, ये कश्मीरी पंडित कौन कौन है, वो इस साइड थोड़ा हो जाओ। अच्छा अब वो क्या कर रहे थे, वो सबको नाम पूछ रहे थे। तो इनके साथ 4 और थे, और एक और 5वां भी था जिसका नाम अशोक नेहरू जी था। अब वो हड़बड़ी में या अपनी जान बचाने के लिए जब उससे नाम पूछा, तो उसको आशिक निकल गया मुंह से। अच्छा अच्छा तो उनको मुस्लिम्स की लाइन में भेजा गया। ओके तो बाकी इन 4 को यहाँ पे रखा गया साइड में। तो बहुत जद्दोजहद वहाँ पे हुई, क्योंकि जो लोकल्स थे वहाँ पे, उनको पता था कि मेरे फादर और इन लोगों ने कितना काम किया है, और उनको पता था कि दे आर गोइंग टू किल देम। ओके तो उन्होंने बोला कि तभी नहीं, हम शायद जाने उन्होंने नहीं दिए। सेपरेट किया हाँ, ऐसे तो उन्होंने जाने नहीं दिया। बहुत मतलब आई विटनेसों ने वहाँ पे बताया कि 1 घंटा कुछ बहस वैसा हुई वैसी हुई, वो नहीं जाने दे रहे थे। तो फाइनली मेरे फादर साहब ने बोला नहीं, हम ठीक है, चलो बात करते हैं, वो ये। वो तो कहाँ कहाँ ले जा क्या बोल रहे एक थे कि वो बोल रहे थे, एक पीछे से वहाँ थोड़ा सा क्लिफ था, उस हाँ साइड पे हमारे कमांडर बैठे हैं,
तो वो उस बात करने हैं, इनसे बात करने हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। अच्छा। तो वो क्लिफ थोड़ा ब्लाइंडेड था, मतलब ऐसे टर्न था। हाँ, हाँ। वो टर्न पे जैसे ही ले गए तो हुँ। कुछ 5 मिनट के बाद गन, उसके उससे पहले ये 4 लोगों को ले गए। हाँ, हाँ। तो वो रोड था, इस साइड थोड़ा खाई था। तो ये चौथा बंदा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, में पुलिस में थे, उन्होंने जंप मारी वहां से, तो वो निकल गए। ये 3 बंदों को इस ओके। साइड, वो उस टाइम उसको फायर नहीं कर पाए क्योंकि लोग वहां पे खड़े थे, देख रहे थे। देख रहे थे, इसलिए उसको जाने दिया। तो ओके। वरना वो फायर उसी टाइम कर पाते थे उनको, क्योंकि वो साथ ही थे उनके, 4 लोग इनके साथ। उनको ले गए, फिर 5 मिनट के बाद गन फायर की आवाज़ वहाँ से आने लगी। माय फादर वाज शॉट, 11 बुलेट्स थी उनको, बुलेट वुंड्स थे। तो ये 15 का, बट हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उस दिन। ऐसे ही चलता रहा, तो हम सोए। तो अगले दिन सुबह 16 को 4 बजे एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर और 2-3 और आते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपके फादर साहब के गाड़ी पे ग्रेनेड हमला हुआ है। अच्छा। तो तो उन्होंने उस टाइम उस आपको टाइम ऐसे का मतलब ये कि पैनिक ना हो जाए या किसी को शॉक ना हो जाए। तो उनमें 2 लेडीज, एक बुढ़ी लेडी, मेरी मदर और मैं देखा, छोटा बच्चा। तो उनको, तो उनने बोला कि हमको किसी को, आप किसी बड़े आदमी को आना पड़ेगा हमारे साथ। तो मेरे नेक्स्ट लेन में मेरे मौसा जी रहते थे, तो मैं सुबह मैं गया उनके पास। वो ऐसे ही शॉर्ट निकल गए इनके साथ। बट 8 बजे के बाद इट वाज ऑल ओवर द पेपर्स कि 3 कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड एंड ऑल। तो ये हर जगह था। तो फिर फॉर्मेलिटीज़, वो क्या होता है उनका, तो डेड बॉडी हमारे पास शाम को 6 बजे पहुंची। मेरे को अभी भी याद है, जिस मकान में हम रहते थे उसके सामने बड़ा एक ग्राउंड था, उसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग जमा हो गए थे उस टाइम। और मेरे फादर के खुद के, जब वो आए डेड बॉडी लेकर, तो मेरे फादर के खुद के कज़न थे जो आईबी में थे। तो वहाँ पे उन्होंने उनको गन्स वन्स छीनने की भी कोशिश की थी पुलिस को। तो अच्छा। इतना कुछ वहाँ पे हो गया था। तो फिर जब डेड बॉडी पहुंची, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया पहले ये चीज़, मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो मैंने डेड बॉडी के अंदर अपनी बाजू डाली और मैं अपने फादर को उठाने की कोशिश, मैं बहुत छोटा भी था तो उठाने की कोशिश की, बट मैं नहीं उठा पाया। तो आज भी मेरे को ना कभी कभी रात को मैं वो, मेरे को वो बाहर अपने इन पे वो लगता है कभी कभी। तो तो फिर दाह संस्कार एक ही जगह पे हुआ, यहाँ पे जो शक्तिनगर है। मेरे फादर जो थे उनकी बॉडी पे बुलेट मार्क्स थे, बट हेड वेड पे कुछ नहीं था, क्लीन था हेड। इनफैक्ट सुशील जी का भी क्लीन था हेड। बट जो काबू जी का जब मैंने बॉडी देखा, तो मैं एक्चुअली पूरा मतलब चकरा गया मैं। उनको यहाँ पे बर्स्ट मार्क्स थे, तो उनका पूरा सर खुल गया था, पूरा सर खुल गया था। मेरे पास वो फोटोग्राफ है, पूरा सर खुल गया था उनका। फिर तीनों को, हाँ, ये एक साथ दाह संस्कार हो गया तीनों का। तो फिर पुलिस का क्या रोल रहा इसमें, या गवर्नमेंट का, या जो उस टाइम सरकार थी, कुछ हेल्प की किसी ने आपकी कुछ? मैडम वो हेल्प क्या होता है कि सब पॉलिटिशियंस वहाँ पे तब आए, एक एक करके, गुलाम नबी आज़ाद से वो तब के होम मिनिस्टर, वो ये सब लोग आए। कुछ इंक्वायरी हुई, उसमें पता चला कि ये वो बिल्लू गुजर था, वो ये एफआईआर, मतलब इनका ये भी हो गया कि एफआईआर पोस्टमार्टम सब हो गया। ये आपके पिताजी की फोटो है? हाँ जी, हाँ जी। दिखाइए, इधर हाथ में रखिए। ये मेरे पिताजी की फोटो है। ये जब इनका देहांत भी हो गया, जब ये शहीद भी हो गए, तब भी ऐसे ही दिखते थे। तो कोई फर्क नहीं है, आज भी ऐसे ही दिखते हैं। तब भी मेरे पिताजी का बैकग्राउंड ये था कि वो एनसीसी में भी बड़े काम किए थे। एनसीसी में उस टाइम वो कश्मीर से, वो एनसीसी ए ग्रेड के वो कैडेट थे। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, वो वहाँ पे उन्होंने की थी, राफ्टिंग्स करते थे वो। ये फिजिकली भी काफ़ी फिट थे, तो चलते थे बहुत।
यहाँ से ज्वेल भी जाना होगा तो 2-5 रुपए का चना उठा के, इतने बड़े पोस्ट पे रह के भी वो अपना चलते थे। वो बोलते थे आप तुम मैटाडोर वैटाडोर में जाओ तो मैं चल के आता हूँ। तो बड़े ही डाउन टू अर्थ, बड़े ही ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर। तो भगवान बोलते हैं ना, ये बोला जाता है कि भगवान को भी अच्छे लोग ही ऊपर चाहिए होते हैं। तो आप बता रहे थे कि मतलब पुलिस का क्या रोल पुलिस का उस और टाइम या फिर उन्होंने इंक्वायरी वनक्वायरी की तो फिर वो बंद कर दिया, फिर कोई तो रोल उसके नहीं बाद है। गवर्नमेंट कुछ हेल्प की, कुछ मैडम आपको? कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट जो उन दिनों कुछ था, मेरे को अभी याद नहीं है, कुछ कॉम्पनसेशन देता था जो ये होता था, बाकी कुछ हेल्प नहीं, बाकी कोई मतलब ये कभी कश्मीरी पंडितों की कोई आवाज नहीं बनाना तब ना अब? कभी नहीं। ये दौर 32 साल से चलता आया है। आप वहां पे, आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि कितना अच्छे माहौल में आप लोग पहले रहते थे। आपने कभी सोचा था कि मतलब ऐसा होगा आप लोगों के कभी नहीं साथ? मैम, कभी नहीं। मतलब सोचना क्या, मतलब ये कभी कोई आपको ऐसा लगा कि मतलब कुछ ऐसे हिंट आए कि ऐसा कुछ होगा या कुछ, नहीं, मतलब? कभी नहीं सोचा। अपने फादर के बारे में अब देखिए ना, हम इनका जो ये हुआ, ये पलायन के 7 साल के बाद हुआ। अब हमको ये भी नहीं पता था ना कि हमको जम्मू आने के बाद भी ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये तो कश्मीर है ही नहीं। ये तो 7 साल बाद हुआ, वो भी जम्मू में, जम्मू के एरिया में, रामबन साइड में। उनका यही था, मेजरली ये था। और इसके पीछे भी मेरे फादर के पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि मेरे फादर बहुत ही सीनियर थे। मतलब ये बोला जाता है कि मेरे फादर और दूसरे के बीच में, मेरे फादर रिटायर हो गए होते डायरेक्टर एजुकेशन, क्योंकि एक आप देखिए ना 39 की उम्र में वो प्रिंसिपल बने, तो 10 साल 12 साल और प्रिंसिपल रहते, तो वो तो उनके उसके बाद भी 5-8 साल थे उनके पीछे जो था वो 5 साल छोड़ सीनियरिटी में नीचे था उनसे, वो कोई गैप ही नहीं थे। अब मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ, मेरा कहना ये, इन्होंने जो भी किलिंग की वो रैंडम नहीं थी, वो टारगेटेड थी, फोकस थी। भैया इस आदमी को अगर हम हटाएंगे तो अपने बंदे ऊपर आएंगे सब, यही उन्होंने किया। आप मेरे को एक भी रैंडम किलिंग आज की दौर में आप दिखाइए, ये छोड़िए जो आजकल हो रहा है, मैं बोला उस टाइम के दौर का कोई भी रैंडम किलिंग नहीं है। किसी भी जो नॉन फेमस या जिसका कोई होल्ड नहीं हो, किसी को नहीं मारा उन्होंने ज्यादा। इक्का दुक्का लोगों को ऐसे उन्होंने मारा, ये आरएसएस एजेंट थे, ये वो है, ये संगठन का काम करते हैं, वो चीज। कितना फर्क लगता है आपको उस टाइम की लाइफ में और जो आज आप यहाँ जी रहे हो? वहाँ की आलीशान लाइफ और यहाँ की ये लाइफ, कितना डिफरेंस है इसमें? वहाँ की आलीशान लाइफ तो मैडम वो आप हम इमेजिन नहीं कर सकते। अब कितना भी पैसा कमाइए, देखिए आज मैं पूना में 20-22 साल रहा हूँ, मेरा खुद का घर है वहाँ पे, यहाँ दिल्ली में घर है, तो बट वो सुकून नहीं है ना अपनी जगह पे रहने का। वी डोंट हैव ए नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, डू वी हैव ए एड्रेस? एक बंगाली पूना में काम करता है, वो जाके बंगाल में रहेगा। एक मद्रासी मद्रास में, बॉम्बे में काम करेगा, जाएगा मद्रास। हम कहाँ जाएं? हमारा क्या है? देयर इज नो एड्रेस एट ऑल, कोई एड्रेस नहीं है, कोई चीज नहीं है। और अब बहुत हो गया, अब हमको कॉन्क्रीट कुछ, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा नहीं करता। जो गवर्नमेंट को जब देना होगा तब देना, बट हमको खुद कुछ करना चाहिए। अब आपको ये पता नहीं होगा शायद कि मैं अपने फादर का भी केस लड़ रहा हूँ, और ये बिटा कराटे का भी जो केस है, आई एम द पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर द फैमिली के थ्रू मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरे लॉयर के। तो हमको ये सब करना पड़ेगा, हमको आगे, ये सब संगठन जितने बने हैं, हमको आगे बढ़ के लीगली फाइट करना पड़ेगा। जब तक लीगल क्लोजर आपको नहीं मिलेगा, आज देखिए आप यासीन मलिक की ये हो गई, सेंटेंसिंग होगी, उम्र कैद, बट वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुई है। जब यासीन मलिक की उम्र कैद या फांसी मर्डर्स के लिए हो जाए तो वो क्लोजर है हमारे लिए। आज का डिसीजन भी वेलकम है, मैं वेलकम करता हूं इसको भी,
बट तो भी बट उसके साथ उसके उसके बाद वो 32 साल तो जी गया। जी गया ना, उस वही तो मैं बोल रहा हूँ, 32 साल उसने निकाले। अब हमको, क्योंकि 32 साल हमने कुछ नहीं किया मैम। हमने कितने केस किए, कश्मीरी पंडितों ने आगे बढ़कर और बोला कि हम इसको पकड़ेंगे, इसके ऊपर केस करेंगे। हमने कितना फाइट किया। गवर्नमेंट आती, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, गवर्नमेंट अपना पॉलिटिक्स खेलेगी, बट आपको भी तो आगे आना है ना, आपका भी फर्ज बनता है। आपको आज तक पता था कि मैं बिटा कराटे का केस लड़ रहा हूं? अब आप जाके आप गूगल कीजिए मेरा नाम, आपको सब मिलेगा मेरा। तो ऐसे ही काम हमको करने हैं। देयर इज ओनली जुडिशियल क्लोजर। जब व्हेन दे विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, दैट इज क्लोजर फॉर अस। तो अब आप एड्रेस की अगर बात कर रहे हैं, अगर सरकार आपको एक मौका देती है वापस जाने का, आप क्या करोगे? मैडम जाएंगे, बट सरकार वो मौका ऐसे दे नहीं सकती, गिनी पिग बना के नहीं भेज सकती। सरकार को वो माहौल वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे हम जाएं। एक वन प्लेस सेटलमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने पड़ोसी के साथ नहीं रह सकते अब वहां पे, क्योंकि जो यूथ 30 साल का है वहां पे, उसने अलग ही पिक्चर देखी। उसको पता ही नहीं है हिंदू कौन है, बट कौन है। उसको अलग ही एक स्टोरी बनाई गई। कश्मीर फाइल्स पे इतना बवाल क्यों हो गया? उसमें क्या गलत दिखाया गया? जो मैंने आपको अभी बोला वही तो दिखाया गया है उसमें। उसने कोई मैनिपुलेट नहीं किया, कोई चीज नहीं, बट क्या गलत दिखाया? कुछ नहीं है उसमें। अब वो वहां के यूथ को वो स्टोरी पता नहीं, उनको लगता है कि ये मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा है। जब मैं अपने बच्चों, और हमारा भी है ना मैडम, हम अपने बच्चों को अपनी स्टोरियां नहीं बता पाते। मैं कितने कश्मीरी पंडितों को जानता हूं जिनके किन्स एंड किड्स या फादर मदर किसी को टेररिस्टों ने मारा है, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया ये सब चीजें। My son, when he was 5 years old, I told him that this has happened to your grandfather. ये शर्म की बात नहीं है। उन्होंने शहादत, उनको मार्टरडम दिया है उन्होंने। हम कायर नहीं है कश्मीरी पंडित। 700 साल से हम लड़ते आ रहे हैं। 11 फैमिलीज थी, हम सब उनके वंशज हैं। वो 11 फैमिली झुके नहीं, फाइट किया। आज 5 लाख लोग हैं, सब उन 11 फैमिलीज के वंशज। अगर वो भी झुक गए होते, आज मैं विकास मोहम्मद या कोई वकार मोहम्मद होता, आप कुछ होते या ये कुछ होते। आज मैं विकास रहना हूं जने पहन के, वो 11 हो। तो ये कावर्डेस नहीं है। हमने शहादतें दी हैं। ये लोग क्यों मारे गए? ये बलिदान है। हमने किया है ये सब, और हमको कोई बुजदिल या ये कुछ नहीं बता सकता। हमने अपनी, मेरे बाप को मार देते, माँ को अगर वहां पे हम बैठते, आज 5 लाख आप होते ही नहीं, खत्म हो गए होते। वो बोल रहे हैं कि हमने तो बाद में मारा ही नहीं किसी को। अरे आप मारते किसको? 90 टू 91 के बीच में 280 किलिंग्स हुई। उसके बाद कहां से मारते आप लोगों को? वहां से निकल गए थे सब। उसके बाद भी जो कांड आपने किए, वंदहामा से लेकर वो नादीमर्ग अभी तक चले अभी देखिए। मैं बोल रहा हूँ, वो ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत था। उनको एक इस्लामिक स्टेट चाहिए था कश्मीर में, जो जिसमें और कोई रिलीजन और कोई इसका कोई वजूद है नहीं। तो ये उनका क्लियर है, बट हमारा क्लियर नहीं है। वो 1000 साल से ये गजवाई हिंद का सपना देख रहे हैं, और गजवाई हिंद का जो रूट है वो कश्मीर से शुरू हो गई। अगर उन्होंने कश्मीर को कॉन्कर कर दिया, इंडिया को कॉन्कर करने में उनको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। वो हो नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ ऋषिज। ये कश्यप ऋषि की लैंड है, पायस लैंड है। ये नहीं ऐसे कॉन्कर होगी। मुगल कॉन्कर नहीं कर पाए, अंग्रेज कॉन्कर नहीं कर पाए। तो हमको खुद करना पड़ेगा। कहां तक गवर्नमेंट, आज मोदी जी हैं, कल को कोई और होंगे, कहां तक उन पे डिपेंडेंट रहेंगे? मतलब तो भी कुछ अपील करना चाहोगे उनसे? मैं अपील यही करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, एक ऐसा सिक्योर सिस्टम बनाइए जिसमें एक कश्मीरी पंडित, जो बेचारे वहां पे अभी रह भी रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो उनके लिए ही कर रहे हैं जॉब। वहां जो बच्चे, हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। तो एक सिक्योर सिस्टम उनके लिए कीजिए, एक उनको श्योरिटी दीजिए, एक
एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कीजिए जिसमें उनको लगे कि वो सेफ है। तो ये सब करने के बगैर आप वहाँ पे भेजोगे लोगों को, लोग मारे जाएंगे। उसमें मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट का भी ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। कोई भी कहीं पे भी आप मार्केट गए तो किसने गोली मार दी। और जीवन तो आखिर खौफ में ही खौफ, जी रहे हैं वो हाँ, लोग। वो खौफ में ही है। वो माहौल को खत्म करना, उसके लिए एक ही अपील है, जो वहाँ का इंटरनल इकोसिस्टम है उसको खत्म करना पड़ेगा, डिसमेंटल। आपने कश्मीर फाइल का वो डायलॉग तो सुना होगा ना, सरकार किसी भी की भी हो, सिस्टम हमारा ही है। तो ये फिट बैठता है उधर। अब आप देखिए बिटा कराटे के केस में हमारे वकील को श्रीनगर से वापस आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? सिक्योरिटी उधर अंदर नहीं मिली। अब ये सिक्योरिटी उसको मोदी जी ने नहीं दी, या उसमें अमित शाह नहीं है, वहां का एसएचओ ने नहीं दी, वहां के सिस्टम ने नहीं दी। वो जब तक क्लीन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक लोग डिबेटों पे आके, मैं एक पीड़ित हूं, मैं कोई डिबेट पे जाता हूं, मेरे साथ मेरा शोषित, जो शोषण करने वाला है उसको खड़ा रखा जाता है, ये कहां का इंसाफ है? योर किलर इज स्टैंडिंग विद यू एंड डिबेटिंग विद यू। कश्मीर हमारा है, 10,000 साल की संस्कृति है, हमारा ही रहेगा। बट हमको खुद भी लड़ना है इस चीज़ के लिए। अब हम वो कैपेबल नहीं है कि हम हथियार लेके हम लोगों को मारने लगे। हमारा इंटेलेक्ट है, हमको यूज़ करना है। सबको संगठित होना पड़ेगा, एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं। 5,000 ऑर्गेनाइजेशन बना के 10,000 लीडर निकाल के कुछ नहीं होगा। और वन टाइम सेटलमेंट इज द ओनली सोल्यूशन, वन प्लेस। जो पनन कश्मीर का विजन था, मैं पनन कश्मीर का मेंबर नहीं हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों में उनको बिलीव नहीं करता हूँ, बट ये जो चीज़ है, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। उनका विजन इज द विजन एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैट विजन ओनली। जहाँ पे वो अलग अलग बोल रहे हैं, वो अलग अलग में प्रॉब्लम हो जाएगी। शुक्रिया विकास जी, हमारे you. साथ अपनी ये स्टोरी शेयर करने के लिए। हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है वो चीज़ें वापस रिकॉल करना, ये सब बताना। इतनी दर्द भरी स्टोरी आपकी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने धन्यवाद। हमें अपना वक्त दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्टोरी है आपने अपनी सुनाई, वो हम काफ़ी व्यूअर्स तक पहुँचाए। देखिए, विकास रैना जी का भी यही कहना था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर एक मद्रासी है, वो बाहर जॉब करता है, घर वो अपने जाएगा। चाहे वो महाराष्ट्रन है, वो अगर दिल्ली में जॉब करेगा तो घर अपने जाएगा। हम कश्मीरी पंडित अगर हैं, हम कहाँ जाएंगे? क्या है हमारा, क्या एड्रेस है हमारा? इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।